सितम कर का, ये जुल्म सितम कर का बेड़ा पार चाहिए, बेड़ा पार चाहिए। हमको वो महाबोधि विहार चाहिए, फूले शाहू भीम के बाद बहुजनों के वाली, बहुजन हित की भारत में ये कर रहे रखवाली। इसका मुका किसी को भी मांगते ना दाम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम। मान्यवर राजाराम साहब यहाँ उपस्थित है। आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए, माननीय राजाराम साहब बहुत कम उम्र से इस मूवमेंट के लिए लगे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब के साथ अपनी जिंदगी यहाँ बसर की, अपना खून सींचा, अपना सब कुछ इस मूवमेंट के लिए दिया। एक बार नहीं तो तीन बार, एक बार एमएलसी, 2 बार राज्यसभा सांसद, बहन मायावती जी के पीआरओ, इसके तहत उन्होंने काम किया। और आप लोगों को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जब वो थे तो 12-12, 13-13 आमदार निकालने का काम माननीय राजाराम साहब ने दिया। और आज हमें लग रहा है महाराष्ट्र के तमाम लोगों को कि जिस तरीके से यहाँ पर भी वो गए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहाँ जहाँ पर भी वो गए उन्होंने रिजल्ट देने का काम किया साथियों। और इसलिए आज हमें भी ये लग रहा है, महाराष्ट्र के तमाम लोगों को ये लग रहा है, महाराष्ट्र के तमाम साथियों को ये लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बाकी के राज्यों में जाकर वहां पर बहुजन समाज पार्टी का खाता ही नहीं तो वहां पर एक बैलेंसिंग पावर बनाने का काम किया। मुझे लगता है महाराष्ट्र के भूमि में भी आने वाले दिनों में माननीय सम्माननीय राजाराम साहब के नेतृत्व में इस महाराष्ट्र के अंदर खाता खोलने का काम ही नहीं तो महाराष्ट्र के अंदर बैलेंसिंग पावर बनाने का काम आने वाले दिनों में होगा सर। और मैं आप लोगों को विश्वास देने के लिए आया हूं। बहन जी ने जिस तरीके से हमारे ऊपर विश्वास रखा, आप लोगों ने जिस तरीके से इस कमेटी के ऊपर विश्वास रखा, साथियों मैं आप लोगों को आश्वासन नहीं विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आपके विश्वास के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। इस महाराष्ट्र के अंदर जो काम मान्यवर कांशीराम साहब के जमाने में होता था उसी काम को दोबारा शुरू किया जाएगा साथियों। और उसकी शुरुआत हमने महाराष्ट्र से करी है। हमने अपने कई साथियों को कई बार ये कहा, जब ये कार्यक्रम इंदौरा के मैदान में लेने का हम लोगों ने कमिटमेंट किया, खुद से कमिटमेंट किया, विश्वास दर्शाया, तो कई साथियों को ये विश्वास नहीं हो रहा था। अभी इलेक्शन हुए हैं, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है, सही में हम इस कार्यक्रम को सफल कर पाएंगे। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा यदि सच्ची तमन्ना हो तो रास्ते निकल आते हैं, सच्ची तमन्ना नहीं हो तो कई ऐसे बहाने निकल आते हैं जैसे हमारे लोग इसके पहले किया करते थे। साथियों अभी आप देख रहे हो जिस तरीके का जन सैलाब मान्यवर कांशीराम साहब के इस जयंती के लोग उपलक्ष्य में यहाँ पर आया है, मुझे विश्वास है और मैं साहब को विश्वास देना चाहता हूँ साहब यदि आपका हमें साथ रहा इस महाराष्ट्र के अंदर तो महाराष्ट्र के अंदर आने वाले दिनों में यदि हमें कंटिन्यूसली काम करने का मौका मिल गया तो बहन जी जिस तरीके से संगठन चाहती हैं, सेक्टर बूथ का संगठन चाहती है, फर्जी नहीं, कागज के ऊपर नहीं, असलियत में संगठन बनाकर आपको इस महाराष्ट्र के भूमि में हम आने वाले दिनों में बैलेंसिंग पावर बना के जरूर दिखाएंगे साथियों। इतना ही नहीं,
मान्यवर कांशीराम साहब हमेशा कहते थे कि पॉलिटिकल फ्रूट्स तब तक आपको नहीं मिल सकते जब तक यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल रूट स्ट्रांग ना हो। मैं आप लोगों को विश्वास देना चाहता हूँ साथियों, जब थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल रूट यहाँ स्ट्रांग होने लगा तो आप देख रहे हो कि मंजर कैसा है। आने वाले दिनों में मान्यवर कांशीराम साहब की उसी चीज़ को लेकर जब हम यहाँ से गढ़चिरौली से लेकर तो कोल्हापुर तक जब हम साइकिल मार्च करेंगे तो आप देखोगे कि मंजर इस महाराष्ट्र का कैसा होगा साथियों आने वाले दिनों में, क्योंकि हम उसी तर्ज पर काम करना चाहते हैं जिस तरह पर मान्यवर कांशीराम साहब काम करते थे। और ऐसे स्थिति में चलते हुए कई लोग हमसे नाराज भी होंगे, नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मान्यवर कांशीराम साहब को जो अभिप्रेत था उसी मूवमेंट को दोबारा इस महाराष्ट्र के अंदर प्रस्तापित किया जाएगा साथियों। और ये करते करते कई लोग हमसे नाराज भी होने वाले हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि कई निर्णय कई डिसीजन ऐसे होंगे कि जो उनके लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जिस तरीके का मंजर ये 10 सालों में यहाँ हुआ दोबारा हम ऐसा नहीं होने देंगे साथियों। बहन जी ने बड़े विश्वास के साथ इस महाराष्ट्र की भूमि में हमें भेजा है और हमारी टीम को लगाया है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ, ये जो सभा है, ये जो रैली है, ये विश्वास बनाओ रैली है साथियों। आपको अपने अंदर ये विश्वास निर्माण करना होगा। आने वाले दिनों में इस महाराष्ट्र के भूमि के अंदर मान्यवर कांशीराम साहब की उसी बात को कि हो शकत है। मान्यवर कांशीराम साहब ने नारा दिया था कि महाराष्ट्र की भूमि में भी हो सकता है, बशर्ते आप अपने दिलों के अंदर, अपने हृदय के अंदर, अपने हृदय के ऊपर विश्वास लेकर हाथ रख कर ये कसम खाओ आज इस दिन के उपलक्ष्य में कि मान्यवर कांशीराम साहब जो कहते थे, अब उनके जीते जी तो हम लोगों ने नहीं होने दिया साथियों, लेकिन उनका सच्चा सिपाही, उनका सच्चा शिष्य जिनको मान्यवर कांशीराम साहब ने तैयार किया, आज वो हमारे बीच में है, इस महाराष्ट्र के बीच में है। और हम चाहते हैं कि जो बात मान्यवर कांशीराम साहब के जीते जी हम लोग नहीं कर पाए, उनके मरण उपरांत, उनके परिनिर्वाण के बाद उनके शिष्य के साथ मिलकर, माननीय राजाराम साहब के साथ मिलकर उसी बात को कि हो सकता है इस महाराष्ट्र के अंदर भी ये हो सकता है कि हम अपना बैलेंसिंग पावर बनाएं, अपना संगठन मजबूत करें। यदि हमने अपना संगठन मजबूत कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साथियों, वो दिन दूर नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने अपनी सरकार बनाई, पहले तो बैलेंसिंग पावर बने, बाद में इस महाराष्ट्र के, इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार नहीं तो 4-4 बार अपनी सरकार बनाई। यदि आप अपने हृदय के अंदर ये बात को जगा लो कि मान्यवर कांशीराम साहब जो कहते थे, महापुरुष जो कहते थे, वो गलत नहीं होता है, वो सच्चा होता है। उन्होंने यहाँ पर नारा दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर वो सफल हुआ, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सफल हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर सफल हुआ, कर्नाटका के अंदर सफल हुआ, तेलंगाना के अंदर सफल हुआ, जम्मू कश्मीर में भी सफल हुआ, राजस्थान में भी सफल हुआ साथियों। तो क्या महाराष्ट्र के अंदर नहीं हो सकता है? बशर्ते ये बात हमारे अंदर हमें डालनी होगी कि नहीं, हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यदि ये बात को आपने अपने जिलों के अंदर डाल दिया साथियों, तो इस महाराष्ट्र की भूमि के अंदर भी हम वो सारा परिवर्तन कर सकते हैं। सवाल ये है कि हमें अपने ऊपर विश्वास कितना है। हमारे लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, और पर्टिकुलरली वो लोग जो अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, जो दूसरों के तरफ उंगलियां उठाना जानते हैं, जो इस महाराष्ट्र के पढ़े लिखे लोग हैं, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है साथियों। उनको तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि यहाँ कुछ हो सकता है। मैं मानता हूं कि कुछ गलतियां होती हैं, कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन हम कमियों को देखने के बजाय यदि हम लोगों ने क्या अच्छे पॉइंट्स है, क्या अच्छे गुण है, ये यदि हम लोगों ने देखे और उसके ऊपर यदि हम लोगों ने काम किया, तो इस महाराष्ट्र के भूमि के अंदर भी बहुजन मूवमेंट सफल हो सकता है। लेकिन नहीं, हमारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। हमारे लोग कंफ्यूज होके अपनी ताकत को बांट देते हैं। आज देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, 2024 में इन्हीं कांग्रेस ने नारा लगाया, संविधान को बचाना है तो दगडापेक्षा विटमाऊ,
और सबसे ज्यादा हमारे बुद्धिजीवी लोग कांग्रेस के इस गलत तरीके के बयान में आ गए। उन्होंने जिस कांग्रेस को हमारे लोगों ने खत्म कर दिया था, जिस कांग्रेस को हमने नेस्तनाबूद कर दिया था, उस कांग्रेस को दोबारा जीवित करने का काम किया। और आप हसरत देख रहे हो, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट बनी, जो विपक्ष में भी नहीं बैठते थे उनके 99 चुनकर आ गए। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है SC ST के रिजर्वेशन का रिक्लासिफिकेशन किया जाए। कोई माई का लाल नहीं चिल्लाया। धन्य है परम आदरणीय बहन मायावती जी, जिन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया, पीसी लिया, कहा कि आई कांग्रेस के लोगों, आपने संविधान को बचाने के लिए बहुजनों का वोट लिया है, तो पार्लियामेंट के अंदर अभी अध्यादेश लाओ और SC ST का जो रिजर्वेशन है उसके खिलाफ विधेयक लाके उसको अनुसूची में डालो। नहीं किया, नहीं हुआ। लेकिन हमारे लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, क्या उन्होंने प्रश्न नहीं करना चाहिए था वो कांग्रेस को कि भाई आपने तो हमारे वोट लिए, लेकिन जब रिजर्वेशन की पॉलिसी हमारे खिलाफ बन रही है तब आप एक शब्द भी नहीं निकाल रहे। साथियों, इनके करने में और कथनी में बहुत फर्क होता है। और इसलिए बहन जी कहती है कि आप हमारे ऊपर विश्वास रखो, इस देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और इन महापुरुषों की सबसे बड़ी इस देश की 1 नंबर की पार्टी है। साथियों, अपने वोटों को बांटो मत, अपने घर की दीवारों को एक करो, अपने परिवार को एक करो, अपने समाज को एक करो, और इस देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है उसके पीछे यदि आप खड़े रह गए, मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, मनीवादियों का इस देश के अंदर चलने वाला नहीं है। और इसलिए आप लोगों के बीच में विश्वास को जगाने के लिए और विश्वास को निर्माण करने के लिए हमने इस सभा का आयोजन किया। आप बड़ी संख्या में यहाँ पर आए और आने के बाद आज साथियों आपने एक संकल्प करना चाहिए जाते जाते कि आने वाले दिनों में यदि हमें इसी तरीके से संगठित रूप से काम करने का मौका मिला तो मान्यवर कांशीराम साहब का वो सपना कि इस महाराष्ट्र के अंदर भी हो सकता है, हो सकता है, बशर्ते हमने अपने आप से एक कमिटमेंट करना चाहिए कि जिस लेवल का त्याग, जिस लेवल का सैक्रिफाइस बहन मायावती जी ने, परम आदरणीय बहन मायावती जी और मान्यवर कांशीराम साहब ने किया, यदि उसका हमने 10% भी कर लिया साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस महाराष्ट्र के अंदर भी आने वाले दिनों में आपका अपना शासन होगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी को इधर ही विराम देता हूं। जय भीम, धन्यवाद। जिस धरती पे इतने बड़े बड़े महापुरुष, चाहे फूले जी हो, साहू जी हो, क्योंकि मैं बहुत लंबा समय नहीं लेना चाहता, मैं कम समय में अपनी बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं। तो मन में लालसा थी हमें भी कि हमें कभी वो मौका मिले कि हम उस धरती को भी छू के एक बार सैल्यूट करें जिस धरती पे इस तरह के महापुरुष पैदा हुए और उन महापुरुष ने हमारे जैसे लोगों को, जिस समाज में हम पैदा हुए, अध्यक्ष जी हमारा परिचय दे रहे थे, हमने कहा हम कोई राजनीतिक परिवार से ताल्लुक नहीं रखते, हम परिचय में इंट्रोडक्शन में बताए थे कि हम लोग गरीब परिवार के लोग, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, जहां पे दिन भर संघर्ष करने के बाद शाम को घर में चूल्हा जलता था, हम लोग वहां से निकल के बनारस और इलाहाबाद में जब शिक्षा प्राप्त किया या शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, हम लोगों ने कभी बाबा साहब को भी नहीं देखा, हम लोगों ने कभी बाबा साहब को भी नहीं पढ़ा। उसका रीजन ये रहा कि बाबा साहब का जो आंदोलन उत्तर प्रदेश के आगरा तक 1956 में पहुंचा, लेकिन उसके बाद आगे बाबा साहब हम लोगों के बीच में नहीं जा पाए। और जब बाबा साहब हम लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाए तो हम लोग बहुत कुछ बाबा साहब के मूवमेंट, साहू जी, फूले जी के मूवमेंट से अनभिज्ञ थे। तो जब इस मूवमेंट से अनभिज्ञ थे तो बहुत कुछ सोच नहीं पाते थे।
हम तो हर मंचों से, क्योंकि जयंती मान्यवर कांसी राम साहब की है, हम हर मंचों से मान्यवर कांसी राम साहब का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि धन्य है मान्यवर कांसी राम साहब, जिस परिवार के माँ बाप को कभी सम्मान से कुर्सी भी नहीं मिली और उस परिवार के बेटे को नीला झंडा पकड़ा के जब इस मूवमेंट में लगा दिया, तो वह बेटा जब आज भी किसी जिले से निकलता है तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर होता है। आज कलेक्टर को भी बड़े अदब और सम्मान से कहना पड़ता है कि राजा राम जी से 1 मिनट बात हो जाएगी क्या। मैं ये कहना चाहता हूं, मान्यवर कांसी राम साहब ने हम लोगों को जो समझाया, गुरु किल्ली की बात करते थे कि पॉलिटिकल पावर। मैं एक वाकया बता रहा था कि मान्यवर कांसी राम साहब से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि भाई अगर तुम्हें इस आंदोलन के साथ काम करना है, तो मैंने एक लाइन कहा था कि साहब मैं नेता नहीं हूं, मैं इस आंदोलन के साथ काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा तुम करना क्या चाहते हो? मैंने कहा साहब मैं तो गरीब परिवार का बेटा हूं, बड़ा संघर्ष करने के बाद हॉस्टल में माँ बाप हमें 200 रुपये महीने भेजते हैं, तो 200 रुपये में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो हमारा मकसद है कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी और नौकरी करके माँ बाप को रोटी और सम्मान दिलाना, ये मेरा मकसद है। यह बात 93 में मान्यवर साहब और माननीय बहन जी के बीच में हमने रखा। मान्यवर साहब ने कहा भाई रोटी तो समझ में आती है, क्योंकि रोटी नौकरी करने के बाद तू माँ बाप को दिला सकता है, खिला सकता है, लेकिन सम्मान कैसे दिलाएगा यह मुझे समझा दो। मान्यवर साहब ने जब कहा कि समाज या परिवार को सम्मान तू कैसे दिलाएगा ये समझाओ मुझे, मैं चुप था। तब मान्यवर कांसी राम साहब को लगा कि इस लड़के के समझ में नहीं आ रहा है कुछ। उन्होंने कहा सुनो, सबसे बड़ा अगर नौकरी करना चाहोगे तो कलेक्टर से बड़ा तुम और कुछ नहीं बन सकते। सबसे बड़ी पोस्ट कलेक्टर की होती है, यूपीएससी क्वालिफाई करोगे तो कलेक्टर बन जाओगे। लेकिन इस व्यवस्था में, जो इस देश की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में तुम जिस समाज में पैदा हुए, जिसको चाहे आप महार समाज कहें या जो भी तमाम नामों से पुकारा जाता, जिस समाज में तुम पैदा हुए वह समाज में कलेक्टर भी आज अपर कास्ट के चौकट के अंदर भी नहीं जा पाता। तो फिर तुम कलेक्टर भी बन जाओगे तो भी तुम अपने माँ बाप को सम्मान नहीं दिला सकते। मेरी समझ में आया। मैं आप लोगों से केवल इतना अपील करने आया। मैं जितने लोगों से मिला, सबने, ज्यादातर लोगों ने यह बातें मुझे बताई कि हमने मान्यवर कांसी राम साहब के साथ इस आंदोलन में कदम से कदम मिला के चला। हमने मान्यवर कांसी राम साहब से कैडर लिया, हमने माननीय बहन जी का कैडर लिया। मैं आप लोगों से केवल अपील करने आया हूं। मैंने कहा मैं भी उस परिवार का ही सदस्य हूं जिस परिवार के आप सदस्य हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा बाबा साहब को नहीं देखा हम लोगों ने कभी, लेकिन जब मान्यवर कांसी राम साहब बाबा साहब का मूवमेंट लेके हम लोगों के बीच में गए, फूले जी साहू जी का मूवमेंट लेके हम लोगों के बीच में पहुंचे, तो हम गरीब लोग उस आंदोलन को इतनी मजबूती से पकड़े कि आप लोगों को जानकारी होगी कि जब 95 में हमारी सरकार बनी
67 विधायक हमारे आए, तो सबसे ज्यादा विधायक वहीं से आए जो सबसे गरीब क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल कहलाता है। क्योंकि हम लोगों को के अंदर वो भाव डेवलप किया। और मेरा तो सौभाग्य है कि 93 से कंटिन्यू मुझे साहब और बहन जी के साथ रहने का मौका मिला और उनके बीच में रह के हमने काम को किया है। मुझे आज खुशी है, इस बात की खुशी है, पहली खुशी की मुझे महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में आने का मौका मिला, बाकी स्टेट तो हमारे पास रहे ही है। महाराष्ट्र ही स्टेट ऐसा था जो हमारे पास नहीं था और हम आना चाहते थे, देखना चाहते थे। और आज मुझे लगा कि अभी तो मुझे चंद दिन हुए हैं अध्यक्ष जी, जब हमें लखनऊ में ये बताने लगे कि हम ओपन कार्यक्रम कर रहे हैं और अच्छा कार्यक्रम करेंगे, तो कहीं न कहीं डर मुझे भी महसूस हो रहा था कि इतने कम समय में क्या अच्छा कार्यक्रम कर लेंगे आप। लेकिन आज जब आप लोगों के हुजूम को मैंने देखा तो आज मुझे भरोसा हो गया कि नागपुर भी अब उत्तर प्रदेश के पैटर्न पे चलेगा। और मैंने सर्किट हाउस में भी कहा कि लोग उत्तर प्रदेश का मिसाल देते थे, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते थे कि उत्तर प्रदेश की मिसाल देके पूरे देश में चलते थे। लेकिन इस बार मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने प्रदेश में एक मिसाल कायम करो कि आमदार जिता के पूरे देश में मैसेज दो कि अब नागपुर या महाराष्ट्र भी उत्तर प्रदेश से पीछे नहीं। इसलिए मैंने कहा मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती, जन्म, संघर्ष आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि आपसे कम तो हमने जाना। हमें तो मान्यवर कांशीराम साहब से सीखने को मिला और हम लगातार जब उनके साथ होते थे तो हम जिक्र भी करते थे। मैंने एक दिन सवाल कर दिया मान्यवर साहब से, मैंने कहा साहब जब आपको बाबा साहब के आंदोलन को ही चलाना था तो बाबा साहब की आरपीआई भी तो थी और बाबा साहब की आरपीआई के साथ लग के भी बाबा साहब के आंदोलन को चलाया जा सकता था। तब उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, वो कैडर का सब्जेक्ट है, फिर कभी आपके बीच में आएंगे। उन्होंने कहा मैंने 64 में रिजाइन करने के बाद मैं इन्हीं लोगों के टच में लगा। मेरी कोशिश रही कि आरपीआई को आगे बढ़ाया जाए, मेरी कोशिश थी कि यह पार्टी आगे बढ़े। लेकिन जितने भी उस समय के लीडर थे या जितने भी बाबा साहब के साथ, बाबा साहब के लेफ्ट और राइट हैंड हुआ करते थे, जो बाबा साहब को भरोसा दिलाते थे कि बाबा साहब आपके जीते जी और आपके जाने के बाद भी यह आपका आंदोलन हम कभी पीछे आने नहीं देंगे, जो बाबा साहब को भरोसा दे रहे थे, उन लोगों ने मान्यवर कांशीराम साहब को सबसे बड़ा झटका कब दिया? जब 1971 में पूना की गाडगे धर्मशाला में एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? उस समय लोकसभा की 521 सीटें हुआ करती थी, 520 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और एक सीट पे बाबा साहब की आरपीआई चुनाव लड़ेगी। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा उस दिन मुझे झटका लगा और उस दिन उन्होंने फैसला किया कि अगर हमें बाबा साहब की आरपीआई को हम कोशिश करके भी हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो लीडर लोग हैं वो अपने स्वार्थ में ज़्यादा, समाज के हित में कम सोचते हैं, इसलिए हमें कोई अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। और उन्होंने यह सोचा और यह सोच के उन्होंने उत्तर भारत की तरफ प्रस्थान किया। इसके बाद आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने बाम से DS4 BSP बनाई। लेकिन मैं केवल कहना चाहता हूं 96 में एक समझौता हो रहा था
96 में एक समझौता हो रहा था कांग्रेस और बीएसपी के बीच में। कांग्रेस और बीएसपी के बीच में एक समझौता उत्तर प्रदेश में हो रहा था। हम लोग भी बड़ा अचंभित थे, लेकिन मान्यवर कांसी राम साहब से सवाल पूछ नहीं सकते थे, इतनी हैसियत थी नहीं, इतनी हिम्मत थी नहीं। कि जिस कांग्रेस ने कदम कदम पे हमें रोड़े अटकाया, रोकने का काम किया, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को 1952 में भी चुनाव नहीं जीतने दिया, जिस कांग्रेस ने भंडारा का उपचुनाव भी बाबा साहब को नहीं जीतने दिया, जिस कांग्रेस ने हर जगह हमें ब्रेकर का काम किया, उस कांग्रेस से मान्यवर कांसी राम साहब क्यों समझौता कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हम लोग सवाल नहीं कर पाते थे। लेकिन समझौता हुआ, और जब मान्यवर साहब मंच पे गए तो उन्होंने अपने स्पीच में क्या बोला? उन्होंने कहा, मैंने कांग्रेस को घुटने से नीचे ले आ दिया। मैंने कांग्रेस के साथ समझौता क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया था। कांग्रेस ने 1971 में बाबा साहब की पार्टी को 1 सीट दिया था। मुझे इतना बुरा लगा था, इतना बुरा लगा था कि जब हम किसी भी प्रदेश को तैयार करेंगे तो वह स्थिति महाराष्ट्र वाली, हम उसको उस स्थिति में, उस प्रदेश में ले आएंगे। और 425 सीट हुआ करती थी विधानसभा की, और मान्यवर कांसी राम साहब ने कांग्रेस को कितनी सीट दी थी? 125 सीट पे, जो देश के तमाम स्टेटों में उसकी सरकार थी। सेंटर में सरकार कितनी बार बना चुका, उस पार्टी को मान्यवर कांसी राम साहब ने 125 सीट दिया, और खुद उन्होंने 300 सीट पे बीएसपी को चुनाव लड़ाया। उन्होंने कहा, मैं बाबा साहब के अपमान का बदला लिया, क्योंकि बाबा साहब का अपमान उन लोगों ने महाराष्ट्र में किया, तो मैंने उत्तर प्रदेश के लोगों को तैयार करके वहां का बदला मैंने उत्तर प्रदेश में लिया। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों से अपील करने आया। हमें आपका जोश देख के बहुत अच्छा लगा है, लेकिन इस जोश को आप लोग थोड़ा सा वर्क में अगर तब्दील कर लें, क्योंकि जब हम बार बार बहुजन समाज की बात करते हैं कि हमारा वोट इतना ज्यादा, हमारी तादाद इतनी ज्यादा, और राजा तो वोट के बल पे बनता है, आमदार खासदार तो वोट के बल पे बनता है, इतनी बड़ी तादाद हमारी, तो हमारा विधायक या आमदार और खासदार क्यों नहीं बनता है? हमारा आमदार और खासदार क्यों नहीं बनता है? हमें इस पे गहन मंथन और चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा, जोश खूब है आप में। ये पहला कार्यक्रम था, पहले कार्यक्रम में आपका जोश देख के हमारा भी सीना गदगद हुआ है। मैं अभी जाके 10 बजे ही अगर मैं यहाँ से गया तो सबसे पहले मैं बहन जी को यही बताऊंगा कि बहन जी, नागपुर वालों ने इस बार तो पूरा साहब की जयंती का, अभी अगर देश में हर जिले में हो रहा है, हर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि बहन जी, आप सारे प्रदेशों की अगर तुलना कर लें तो मैं आपको बता रहा हूं कि नागपुर का प्रोग्राम आज का नंबर 1 प्रोग्राम था। ये अभी हम बताएंगे। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जोश तो ठीक है, लेकिन इसके साथ होश भी होना चाहिए। अगर होश नहीं होगा तो जोश फिर बिना काम का हो जाएगा। आप सभी लोग कहते हैं कि हमने मान्यवर कांसी राम साहब का कैडर लिया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपको कैडर से किसने रोका? किसी ने रोका था? आप पूरे समाज का ठेका मत लो।
अगर आप लोग कैडर वाले लोग हो तो आप अपने बेटी को भी तो कैडर दे सकते हो, आप अपने बेटे को भी तो कैडर दे सकते हो, आप अपने बहू को भी कैडर दे सकते हो। जब आपका बेटी बेटा बहू कैडर वाली हो जाएगी तो फिर आपका मूवमेंट कैसे रोकेगा कोई? आपका मूवमेंट फिर रुकने वाला नहीं है। अब आप हमसे केवल ये परमिशन मांगते हो, कभी माननीय बहन जी से परमिशन मांगते हो कि साहब कैडर ब्रेक हो गया। कैडर ब्रेक नहीं हुआ है, कैडर आपने देना बंद किया है अपनी मर्जी से। कभी नेता ने नहीं कहा कि बीएसपी का कैडर रोको आप लोग। और आप अगर अपने घर को कैडराइज कर दो फिर आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आज अपील करूंगा, मैंने कहा जोश के साथ ही अगर होश आप कर लें। आज भी मैं आपके घरों में जब जाता हूं, सारे प्रदेश, अभी भी हमारे पास आपका, मैं 2 रोज से चल के आज मैं गुजरात से पहुंचा हूं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, ये सारे स्टेट का आज भी मैं इंचार्ज हूं। और मेरे विषय में आप लोग, मेरी आपकी पहली मुलाकात है, लेकिन चर्चा हमेशा रहती है। हमारे नेता भी कहती थी, मान्यवर साहब भी कहते थे कि इस लड़के को कोई खरीद के दिखाए, कोई इस लड़के को झुका के दिखाए। ये हमारे नेता भी कहते थे। और मैं आज आपको भी कहना चाहता हूं कि हमारा 24 घंटे का जो टाइम होता है, हमारे पास घर की चिंता नहीं है, हमारे पास बीवी बच्चों की चिंता नहीं है। क्योंकि जब हम मान्यवर साहब और माननीय बहन जी से मिले तो मान्यवर साहब और माननीय बहन जी ने एक लाइन कह के मुझे तैयार किया कि ये बड़ी मुश्किल से आंदोलन चला है, बड़े कुर्बानी के बाद ये आंदोलन आगे बढ़ा है, तो अगर तुम्हें इस आंदोलन में लगना है तो कुछ न कुछ त्याग तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। हमने कहा साहब आदेश करो, बहन जी आदेश करो। और आज भी हम कहते हैं, अभी भी मैं प्रदेश वालों को कह रहा था, मैं तो एक लाइन, जब इन लोगों ने बार बार मांग की कि हम चाहते हैं कि आप जैसा व्यक्ति हमारे प्रदेश में रहे, मैंने कहा कुछ चीजें हमारे दायरे में नहीं आती, हमें कहां काम करना है ये हमारी सुप्रीमो डिसाइड करती है। अगर हमें आपके प्रदेश में काम करने का मौका मिला तो ये हमारे सुप्रीमो के आदेश पे मिला है। लेकिन इतना मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में हमें वर्क मिलता है वहां कोई गुट नहीं होता, वहां केवल होती है बहुजन समाज पार्टी। हमने कहा पैसे से खरीद नहीं सकते। मैं एक वाकया बता दूं, हम लोग जब पढ़ने आए, मैं तो बहुत गरीब परिवार से आया, पैसे नहीं होते थे, 200 रुपए में एक महीना बिताना इतना आसान नहीं होता था। तो बनारस में होटलों में जब हम लोग खाना खाते थे तो 25 पैसे की रोटी मिल जाती थी और दाल फ्री मिलती थी, दाल के पैसे नहीं लगते थे। तो 2 रोटी खा के 4 प्लेट दाल पी लेते थे, पैसे नहीं थे। लोग कहते हैं साहब चाय पी लीजिए, मैंने कहा मैंने जिंदगी में चाय, बीड़ी, सिगरेट, पान तो छुआ भी नहीं। उस समय ये था जब मैं लोगों को देखता था तो मन करता था कि चाय पीनी चाहिए। उस समय पैसे नहीं थे इसलिए चाय नहीं पिया, लेकिन जब इस लायक बना तो ये पता चल गया कि चाय कितने फायदेमंद है कि नुकसानदेह, इसलिए मैं चाय भी। और जिस साथी की, जिस व्यक्ति की आवश्यकता 2 रोटी और दाल है, उसको कोई क्या मैनेज करेगा, उसको कोई क्या खरीदेगा। इसलिए ये चैप्टर तो हमारे साथ क्लोज है। और ये लोग कह रहे थे, और मैंने एक लाइन कहा कि मैं तो मान्यवर साहब और माननीय बहन जी से प्रभावित होकर जुड़ा, मेरी बात गले के ऊपर से नहीं आती है,
मैं जिस भी प्रदेश में जाता हूं, मैं जो समझता हूं कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं आपका भाई हूं, किसी का बेटा हूं, आपका ही खून इधर भी है। तो मैं इतना भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यह खून में वफादारी है, गद्दारी का दूर दूर तक निशान आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं निश्चिंत आपको करना चाहता हूं कि आंदोलन मूवमेंट में वही लोग चल पाएंगे जिनके अंदर निष्ठा, ईमानदारी और मूवमेंट के प्रति समर्पण होगा, वही बहुजन समाज पार्टी में चल पाएगा। बाकी चीज़ें तो हमारे साथ चलेगी ही नहीं। लेकिन खुशी की बात है कि मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को बात करते, काम करते देखा है। ये गुण मुझे उनमें नजर आता है और मैं कहूँगा कि तथागत इसको और आगे बढ़ाएं, इस गुण को और आगे बढ़ाएं, इनमें और क्षमता दें,